आपका न्याजी साहब, खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी अब जो वफाकी आइनी अदालत की तश्कील से मुताल्लिक तरमीम थी उससे पीछे हट रही है। आपकी जमात भी ये तजवीज़ देती रही कि आइनी बेंच बन जाना चाहिए, तो अब क्या ये तवक्को करें कि ये जो आइनी तरमीम होने जा रही है ये मुत्तफ़िक़ा होगी और PTI के लोगों की इसको सपोर्ट हासिल होगी? देखिए, अभी मेरे पास जो ड्राफ्ट है मैं देख रहा हूँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक और ड्राफ्ट आया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जिक्र है, लेकिन इस तरमीम के अंदर भी अभी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें मेरी नज़र में तो बहुत सारे मसाइल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन चीज़ों पे कोई अग्रीमेंट नहीं है उनका। आगे अभी हमारी 10 बजे मुलाकात होनी है मौलाना फजलुर रहमान से, सलमान अकरम राजा साहब की। सो अभी तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हमारा तो प्रिंसिपल इख्तलाफ है इस हुकूमत से, और खासकर ये जो असेंबली है जिस तरह ये आई है फॉर्म 47 के तहत, कि इनको तो कोई आईनी तरमीम करनी ही नहीं चाहिए। और जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमारी एक बातचीत चल रही थी, हम उनको समझाना चाह रहे थे कि ये जो आईनी पैकेज है ये अदलिया के ऊपर एक असॉल्ट है, एक हमले की कोशिश की जा रही है, उसको परमानेंटली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ताबे करने के लिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खत्म करने की एक जाल बिछाया जा रहा है। तो हम तो इस वजह से इस तरामीम में जो भी हमें चीजें मिलती हैं जो हमें लगता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला है, हम उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। अभी भी इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे आईनी अदालत का तो जिक्र नहीं है, लेकिन आईनी बेंच में भी एक जैसे कहा गया है कि जी कमीशन जो है वो सिलेक्ट करेगा उसमें जजेस कौन से होंगे, हमें इस चीज से इख्तलाफ है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होगा, उसका जो प्रोसीजर है उससे भी हमें इख्तलाफ है। तो बहुत सारी चीजें, जैसे आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट्स की बात है कि वो अगर कोई एक्ट में अमेंडमेंट करनी है आपने कुछ चीजों में 8 स्केड्यूल से रिलेटेड, तो आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें अभी भी मसाइल हैं और हम बिल्कुल एग्री नहीं करते। अभी भी जो ड्राफ्ट आया है, हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस है और अपोजिशन है इस तरह के ड्राफ्ट के साथ। अभी देखें हमारी मीटिंग है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ 10 बजे, तो अभी फाइनली पता चलेगा कि क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है। अच्छा, ये फरमाएं कि अब आपने कल की कॉल भी दी हुई है और ये मेरे ख्याल मकामी तौर पर ही होगी, कोई इज्तिमाई एक जगह पे तो नहीं होगी। लाहौर के लाहौर में करेंगे, DG खान के DG खान में करेंगे। तो इस कॉल का मकसद खान साहब की रिहाई है या आइनी तरमीम को रोकना है, और ये कितना मौसर साबित हो सकती है आपके एहतजाज की कॉल? देखिए इरशाद साहब, आपका सवाल जो है ना बड़ा खूबसूरत है। ये आपस में दोनों चीजें, जो दोनों सवाल हैं आपस में कनेक्टेड हैं। देखें, हमारी इस वक्त जिद्दोजहद है इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, और खासकर रूल ऑफ लॉ आपका एक सोसाइटी के अंदर रियलाइज नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि अदलिया आजाद हो, और अगर अदलिया आजाद होगी तो ये जो केसेस बन रहे हैं खान साहब पे, वो बिल्कुल जी आजाद हो जाएंगे। खान साहब की आजादी इंश्योर हो जाएगी अगर जुडिशरी 100% इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेगी। लेकिन अगर जुडिशरी ताबे हो गई एग्जीक्यूटिव के और ज्यादा, और जिस तरह की ये अमेंडमेंट्स ला के एक ड्रैकोनियन कानून और अमेंडमेंट्स ला रहे हैं खौफनाक किस्म की, सोसाइटी को एक मोनार्की बनाना चाह रहे हैं, हिटलर का पाकिस्तान कोई जर्मनी बनाना चाहते हैं या मुसोलिनी का इटली बनाना चाहते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन ये खौफनाक अगर तरामीम पास हो गई तो फिर मेरी आपकी खान साहब की किसी की आजादी जो है वो यकीनन नहीं हो सकती, क्योंकि तो कैद हो जाएगी, बंद हो जाएगी पिंड। सब कहा यह जाता है कि जब आज़ाद जुडिशरी आज़ाद हुई, सजाद अली शाह साहब के फ़ैसलों से, या जनाब जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जो कुछ हुआ, उसके बाद उसने आइन को रीराइट करना शुरू कर दिया। तो ये भी तो कोई आज़ादी नहीं है कि पार्लियामेंट कोई कानून पास करे, कोई आइनी तरमीम पास करे और जुडिशरी उसको ख़त्म करना शुरू कर दे और तशरीह के नाम पर रीराइटिंग शुरू हो जाए।
देखिए इफ्तिखार साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ये एकेडमिक डिबेट है। फॉर इंस्टेंस जैसे कुछ ममालिक हैं, जिस तरह बरतानिया हो गया, वहां पे कॉन्सेप्ट होता है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का, कि पार्लियामेंट जो काम करेगी उसको अदलिया उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती। लेकिन हम जो रहते हैं, हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे जो प्रिंसिपल गवर्न करता है हमें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का है। सो पार्लियामेंट के भी इख्तियारात जो हैं वो लामहदूद नहीं है, वो भी लिमिटेड है, डिफाइंड है। वो बुनियादी ढांचे के, आइन के खिलाफ जाके कोई अमेंडमेंट करेगा तो अदलिया उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, और अगर ऐसा सादा कानून बनाएगा जो आइन के बरखिलाफ है तो उसको भी स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अगर अदलिया अपनी उसमें से क्रॉस कर रही है, देखिए उसके बड़े चेक्स एंड बैलेंसेस एग्जिस्ट हो सकते हैं, आप बना भी सकते हैं, लेकिन अगर अदलिया को आपने रिफॉर्म करना है तो उसमें फिर प्रॉपर पार्लियामेंट में आप डिबेट करें, आप स्टेक होल्डर्स को उसमें लेके आए, बार काउंसिल्स को लेके आए, इवन आप जुडिशरी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन रातों रात कानून आना। अच्छा न्याजी साहब ये बताइए, यहाँ पे एक मारूजी हालत तो ये भी है, ग्राउंड रियलिटी तो ये भी है कि बेंच बनता है और उससे एक एग्जम्पशन आ जाती है, फील आ जाती है कि फैसला किधर को होना है, ये भी एक बिटर रियलिटी है। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा कि जो बानी पीटीआई हैं उनसे मुलाकात होगी तो अपना मुसवदा देंगे। अब क्या समझा जाए कि आपके पास एक जवाज़ पहले ही मौजूद है, बैरिस्टर साहब ने दे दिया है, मुलाकात नहीं होगी तो आप इस अमल का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, और मौलाना से अभी जो आप मुलाकात कर रहे हैं ये क्या ज़बानी जमा खर्च है फिर, और क्या आपकी मुलाकात होने दी जाएगी? मौलाना से हमारी बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई है और काफी हद तक हमारी बातचीत हुई है, हमारा बड़ा इनपुट है, उन्होंने बड़े तहम्मुल से बात सुनी। और मैं आपको एक चीज पर बता दूं, मेरे ख्याल से मौलाना ने तारीख में अपना नाम रकम कर दिया है। ये आईनी तरमीम में एक दीवार की तरह उसके सामने वो खड़े हुए हैं, तो ये तारीखी काम उन्होंने किया है। वो मेरी नजर में तारीख में एक हीरो कंसिडर होंगे अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती। और जहां तक देखें पानी पीटीआई हमारे आप हीरो के साथ खड़े होंगे, अगर वो मान जाते हैं तो आप उनका साथ देंगे? देखिए ये तो अब डिपेंड करेगा कि किस तरह की आईनी तरमीम है। अगर जो मसवदा मेरे पास इस वक्त है लेटेस्ट, इस पे तो हम नहीं एग्री कर सकते, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो भी चेंज होनी है, अमेंड किया जा सकता है। मौलाना इस पे एग्री कर गए, न्याजी साहब मौलाना अगर इस मुसवदे पे एग्री कर गए, आपने एग्री नहीं किया, वो तब भी आपके हीरो होंगे? नहीं देखें, इस मसवदे पे अगर मौलाना फजल रहमान एग्री करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी जो उनसे बातचीत हुई है वो इस पे नहीं एग्री कर रहे, लेकिन अगर वो एग्री कर जाते हैं तो हम तो इस पे एग्री नहीं करेंगे। और अगर मैं वही बात कर रहा हूँ, मौलाना ने अगर तारीख में अपना नाम रकम करना है तो इस आईनी तरमीम को उनको कबूल नहीं करना पड़ेगा। वो खाली मेरे हीरो नहीं होंगे, वो तारीख के हीरो होंगे अगर वो इस आईनी तरमीम को पास नहीं होने देंगे। वो खड़े रहेंगे रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बुनियादी हकूक के लिए उनको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफाइनिंग मोमेंट है हमारी जुडिशरी का, हमारे मुल्क का। इस वक्त सारी ताकतें एक आप देख लें हो रहा क्या है। अब मैं बताऊं किसको अगवा किया जा रहा है, आप घरों में घुस गए हैं लोगों के, उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को, उनकी बहुओं को अगवा कर रहे हैं आप सिर्फ आईनी तरमीम पास करने के लिए। कितना जुल्म कर रहे हैं। क्या ऐसे हालात में इस आईनी तरमीम के साथ किसी को खड़ा होना चाहिए? मेरे ख्याल से खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। इसकी इतनी ही औकात है इस आईनी तरमीम की। अच्छा, अब्बास साहब को जो सवाल था कि आप ने शर्त रखी है कि खान साहब से मुलाकात करने ना दी जाए, हुकूमत नहीं मुलाकात कराती, तो फिर खुर्शीद शाह तो यही कह रहे हैं कि आप बेख्तियार हैं, आपकी जो लीडरशिप है, तो इसका मतलब है आप इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखिए हमारा फाइनल जो है, हमारे बानी चेयरमैन नहीं करना है ना, वहां बिलावल साहब अगर कर रहे हैं या मियां नवाज शरीफ साहब की इनटेक है, इनपुट है, मौलाना साहब की है, तो क्या बानी पीटीआई का हक नहीं बनता कि उनसे भी मशवरा किया जाए? और हमारी मुलाकात इंशाल्लाह होगी। पहले तो बहाना था जी एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब क्या बहाना है? हम कोर्ट भी गए हुए हैं, बिल्कुल हम मिलेंगे बानी पीटीआई से, उनके केसेस भी लगने वाले हैं। और इतनी क्या जल्दी है? अगर ये तरमीम थोड़े दिन बाद हो जाए, आपने जुडिशरी को ही रिफॉर्म करना है ना, आपका मकसद तो ये है, आपका ऑब्जेक्टिव गोल ये है, तो या आपने किसी एक खास शख्स को फायदा देना है? आप उसको नहीं चाहते कि वो रिटायर हो जाए उसके बाद तरमीम आए? वो तो सर ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं ना कि 25 तक हम अगर जाते हैं तो 25 के बाद 8 फरवरी खुल जाएगा, हमारे जो हल्के खुलेंगे और उसके बाद हम तो फारिग हो जाएंगे।
तो आप तो इस ताड़ में है कि नहीं ये सर, 25 गुजर जाए और फिर अच्छा मैं आप जी मुझे नहीं पता इनको क्या फियर्स हैं। जी जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस इनको नजर आ रहे हैं, उनसे इनको मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर हम मंसूर अली शाह साहब के फैसले देखें, आप अगर देख लें, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, उनके आधे फैसले हमारे खिलाफ हैं और हम उनके बहुत सारे फैसलों से एग्री नहीं भी करते, खासकर जो 90 दिन के इलेक्शन वाला इशू था। तो क्या मैं ये इसको वजह बना के कि मैं कहूँ इनको चीफ जस्टिस नहीं मानता, मैं इनको नहीं बनने दूंगा? आइन कहता है सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस नहीं, ये अब ये नियाजी साहब यहाँ भी नियाजी साहब यहाँ भी एक डिबेट है। आइन में तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए नहीं है, वो तो अदालती जो फैसला है वो दिया जाता है बाकायदा तौर पे, उसका रेफरेंस दिया जाता है। नहीं आइन में चीफ जस्टिस सीनियरिटी पे चीफ जस्टिस बनना है, आइन में मौजूद है। फैसल साहब आपको मुझे शिक बता दें, काइंडली शिक बता दें। जी मैं आपको बता देता हूँ, आइन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो सीनियर मोस्ट होगा। हाई कोर्ट के बारे में जिक्र नहीं है, जिसको अभी उन्होंने फॉलो नहीं किया। वो अल जिहाद केस में उन्होंने होल्ड किया था कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस का डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है, इसी वजह से सीनियर मोस्ट ही हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस। इसको आर्टिकल कौन सा रेफर करता है नियाजी साहब? इसको आर्टिकल जरा गाइड कर दें काइंडली, इसको आर्टिकल कौन सा रेफर करता है? आप 175 ऑनवर्ड्स देखें, मैं आपको भी भेज देता हूँ। इट्स क्लियर प्रोविजन, बिल्कुल मैं आपको अंडर ओथ कह रहा हूँ, क्लियरली लिखा हुआ है। नहीं आप ठीक है, आप ठीक फरमा रहे हैं। अब्बास साहब को थोड़ी सी गलतफहमी है, ये डिबेट नहीं है क्योंकि आइन का 175 जो है वो इसमें क्लियर है। अच्छा, अब एक और मसला जो आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस बात पे एग्रीड हैं कि अगर 3 जजों का, सीनियर मोस्ट जजों का एक पैनल पार्लिमानी कमेटी के सामने जाए और वो चीफ जस्टिस का तकर्रुर करें, तो इस पर आपको एतराज़ है या आप इससे इत्तेफाक करेंगे? नहीं जी, ये अभी गलत इंफॉर्मेशन है, वो एग्रीड नहीं है। इस पे हमारी उनसे बातचीत चल रही है। और एक तो पहली बात है, टॉप 3 वाली ये चॉइस से हमें प्रॉब्लम है, और फिर उस टॉप 3 में से जो चूज करना है उसका मोड, उसका मैनर, उसका जो मेथड है, उससे भी हमें प्रॉब्लम है। अभी 10 बजे हमारी इसी चीज पे उनसे मुलाकात होनी है। तो ये कहना कि वो इस पे एग्री कर गए हैं, ये गलत बात है। हमारी उनसे बातचीत चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं। ये गवर्नमेंट का मसवदा है, इस पे भी एग्रीमेंट मौलाना साहब का पूरा नहीं है, ये गलत बात नहीं मौलाना का जो अपना मसवदा मीडिया पर आया है उसमें तो ये बात मौजूद है। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ इरशाद साहब कि इस पॉइंट पे अभी अगर ये कहें कि मौलाना साहब पूरी तरह इन एग्रीमेंट है कि टॉप 3 में से चूज करना है और वो उस कमीशन ने चूज करना है, तो ये बात नहीं है। हमारी अभी उनसे चल रही है, हम उस पे एग्री नहीं कर रहे। अच्छा, मौलाना साहब अगर करें दैट सेपरेट डिबेट। एक और सिनेरियो में इरशाद साहब है, इलेक्शन कमीशन ने कल अब अपना इजलास बुला लिया है, जो स्पीकर ने खत लिखा था मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट नई जो कानून साजी है उसके मुताबिक। तो अगर कल वहाँ से ये अलॉट हो जाती हैं तो फिर तो आप और मौलाना फिर तो जो मर्जी हुकूमत और पीपल्स पार्टी चाहें वो कर सकते हैं। तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? नहीं देखें, अलॉट इलेक्शन कमीशन अगर कर देगा तो दिस विल बी इन वायलेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर कानून चेंज भी हो जाए ना, फॉर इंस्टेंस अगर आप सिंपल लेजिस्लेशन से कोई चीज अमेंड भी कर दें, लेकिन अगर एक कानून के तहत और एक आइन के तहत आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन के तहत मुझे सीट्स अलॉट हुई हैं, तो आप एक कानून पास करके मेरा वेस्टेड राइट जो है उसको इंपेयर नहीं कर सकते। तो ये इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा, और इवन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब देना है, ऐसे गैर आईनी गैर कानूनी काम या तो आर्टिकल 6 फेस करेंगे या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फेस करेंगे, लेकिन इसकी कोई कानूनी वुकत नहीं होगी, आईनी वुकत नहीं होगी ऐसे किसी भी एक्शन की।